हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं केशवदेव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने पूरा किया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पूरा किया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक है उत्प्रेरक एवं एंजाइम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये उत्प्रेरक क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो उत्प्रेरक है, यह उत्प्रेरक क्या होता है। पहली बात तो ये है कि उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? पदार्थ। अब ये पदार्थ कैसे होते हैं सर? ये पदार्थ याद रखना, ये पदार्थ अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेकर के दो काम करते हैं, या तो उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे यानी कि प्लस कर देंगे, या फिर उस अभिक्रिया की गति को क्या कर देंगे? माइनस यानी कि कम कर देंगे। लेकिन इनकी खास बात ये रहती है कि भाग लेने के बाद में यह स्वयं कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित। वह स्वयं कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये आपको याद रखना है। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, वह कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। और इनके द्वारा गति को या तो क्या करना? बढ़ाना, ये बढ़ाने की प्रक्रिया, या फिर गति को क्या करना? घटाना यानी कि कम करना, ये कम करने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि एक पदार्थ को हमने अभिक्रिया के बीच में यूज लिया और वह पदार्थ खुद तो अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसने उस अभिक्रिया की गति या तो बढ़ा दी या फिर घटा दी, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? गति को बढ़ाने की प्रोसेस या फिर गति को घटाने की प्रोसेस कहलाती है उत्प्रेरण। क्या कहलाती है भाई? उत्प्रेरण कहलाती है। कैटेलाइसिस यानी कि कैटेलिस्ट जो काम करेगा वो काम क्या कहलाता है? वह प्रोसेस क्या कहलाती है? कैटेलाइसिस कहलाती है। क्लियर है ना। अब बात आती है कि सर ये उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो एक व्यक्ति थे हमारे महोदय वर्जिलियस। व्यक्ति का नाम क्या था? वर्जिलियस। इन वर्जिलियस महोदय ने 1835 में इसकी क्या की थी भाई? खोज की थी। इन्होंने ही सबसे पहले इसे खोजा। किसको खोजा? उत्प्रेरक को खोजा। यही अगर अपन बात करते हैं तो आगे देखो यही परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। जब आप इसको पढ़ोगे तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन उनके स्वयं के रासायनिक संगठन और मात्रा अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं सर? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यदि अपन बात करते हैं आगे, तो देखो उत्प्रेरक स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और ये अगली क्या है? इनकी प्रोसेस कैटेलाइसिस यानी कि उत्प्रेरण। मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक द्वारा गति को, अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या घटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन होने की घटना ही क्या कहलाएगी सर? उत्प्रेरण कहलाएगी। अब बात आती है खोज की कि उत्प्रेरक की खोज किसने की? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वर्जिलियस महोदय द्वारा सन 1835 में उत्प्रेरक की क्या की गई? खोज की गई। क्लियर है ना। अब बात आती है कि सर ये उत्प्रेरक ऐसे ही होते हैं या फिर इनके कोई गुण होते हैं? तो उत्प्रेरकों के क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण। तो उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण में सबसे पहला आता है अनचेंजेबिलिटी यानी कि अपरिवर्तनीयता। ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो पहला गुण क्या है? अपरिवर्तनीयता यानी कि अनचेंजेबिलिटी। अनचेंजेबिलिटी किसमें? स्वयं में, खुद में। यानी कि उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा या फिर क्या कर देगा? कम कर देगा, लेकिन स्वयं कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। उसका ये गुण क्या कहलाता है? अनचेंजेबिलिटी कहलाता है, अपरिवर्तनीयता कहलाता है। अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में उनकी स्वयं की रासायनिक संरचना और मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यह गुण ही क्या कहलाता है? अपरिवर्तनीयता। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आता है सूक्ष्म मात्रा की प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ स्मॉल अमाउंट। यानी कि क्या सर उत्प्रेरक हमें बोरा भरकर ही डालना पड़ेगा या थोड़ा सा ही काम कर जाएगा? तो आप हमेशा याद रखना
उत्प्रेरक हमेशा थोड़ा सा ही काम कर जाता है, यानी कि इसका जो छोटा अमाउंट है ना, सूक्ष्म मात्रा जो है वह ही क्या कर देती है, अभिक्रिया को प्रभावित कर देती है। उत्प्रेरक की बहुत थोड़ी मात्रा ही अभिकारक की बड़ी मात्रा में परिवर्तन करने में क्या होती है, सक्षम होती है, और इसका यह गुण कहलाता है कम अमाउंट, यानी कि सूक्ष्म मात्रा जो है, सूक्ष्म मात्रा की प्रभावशीलता। क्लियर है ना। यानी कि उत्प्रेरक आपको बोरी भर करके या थैली भर करके या पॉलीथीन भर के 1 किलो 2 किलो डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही सफिशियंट होता है। ओके, आगे यदि अपन बात करते हैं तो अगले गुण की, तो अगला गुण है विशिष्टता, यानी कि स्पेसिफिसिटी। किसी भी विशेष अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए एक विशेष उत्प्रेरक ही आवश्यक होगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो रही है, मान के चलो कोई भी, और आप उसमें डाल दो कुछ और चीज़। जैसे मान के चलो चाय बन रही है, चाय में आपने अगर खाना सोडा डालोगे ना, तो उसमें उत्प्रेरक, खाना सोडा जो है वो उत्प्रेरक का काम करेगा, उसमें उफान जल्दी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय बन रही है और आप उसमें डाल रहे हो गुड़ और फिर कह रहे हो कि सर ये तो उत्प्रेरक का काम नहीं कर रहा। तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक फिक्स होते हैं, वो स्पेशल होते हैं, और यह गुण क्या कहलाता है, विशिष्टता कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है, विशिष्टता कहलाता है भाई। क्लियर है ना। अब यदि अपन बात करते हैं आगे, तो अभिक्रिया प्रारंभ करने में अक्षम उत्प्रेरक हमेशा गति को या तो कम करेगा या बढ़ाएगा। उत्प्रेरक कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखना। आप याद रखना, उत्प्रेरक कभी भी रिएक्शन क्या नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। उत्प्रेरक कभी भी रिएक्शन क्या नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा, यह केवल या तो कम करेगा या बढ़ाएगा। देखो, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सक्षम नहीं होते, यह अभिक्रिया की गति को केवल क्या करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। आगे अपन बात करें उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर प्रभाव, इफेक्टिव ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के मामले में अब बात आती है कि सर ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब इधर कौन होता है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, जब अभिकारक से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, यानी कि उत्पाद बना। अगर अभिकारक से उत्पाद बन गया और उत्पाद से हम अभिकारक को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह कहलाएगी क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन यदि उत्पाद बनने के बाद में, जैसे यहां से उत्पाद बन गया और फिर उत्पाद से हम वापस अभिकारक को भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका चिन्ह इस प्रकार हो जाएगा। देखो ये, यानी कि इधर से उधर और उधर से इधर भी आ सकते हैं, तो यह गुण कहलाता है उत्क्रमणीयता। क्या कहलाता है सर, उत्क्रमणीयता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी। अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं, उत्पाद से हम अभिकारक बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज कहलाती है रिवर्सिबिलिटी। अब बात आती है, अब आप कहोगे गुरुजी अभिकारक से उत्पाद बनाने में हमने मान के चलो कोई भी कैटेलिस्ट डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया, तो जो इधर से तो वो इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन क्या वो उत्पाद से अभिकारक बनाने में इफेक्ट डालेगा। देखो इसका गुण क्या कहता है, ऐसी अभिक्रियाओं के मामले में उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप, यानी कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को याद रखना, समान रूप से प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करता है। जैसा व्यवहार वो अभिकारक के लिए करेगा, वैसा ही व्यवहार किसके लिए करेगा, उत्पाद के लिए करेगा। जैसा व्यवहार अभिकारक से उत्पाद तक पहुंचने में कर रहा है, वैसा ही व्यवहार उत्पाद से अभिकारक तक पहुंचने में करेगा। यानी कि उसकी नज़रों में दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में। चलो अब बात आती है सक्रिय ऊर्जा में कमी, यानी कि अपन बात करते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा जो होती है ना, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव का मतलब सक्रिय, और सक्रियण यानी कि एक्टिवेशन, और ऊर्जा का मतलब है एनर्जी। इसमें क्या कमी, देखो उत्प्रेरक क्रियाकारक या फिर अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, जिसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है,
बढ़ जाता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऊर्जा को क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं, जिससे इसका वेग क्या है, बढ़ जाता है। क्लियर है ना? अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वेग जो है वो गति ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि क्या सर उत्प्रेरक जो हैं उनका तापमान से कोई संबंध है क्या। देखो, उत्प्रेरक पर ताप परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये किसी एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे कि मान के चलो हमने कोई भी रिएक्शन की और उस रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में मान के चलो सोडियम डाल दिया, तो सोडियम के लिए फिक्स रहेगा कि इतने टेम्परेचर पर ये हाई एक्टिवेट रहेगा और इतने टेम्परेचर पर इसका प्रभाव कम होगा। समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक उत्प्रेरक का एक निश्चित तापमान होता है जहां पर वह सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर सेकंड होता है। क्या होता है सर? मोल लीटर सेकंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अब आप याद रख लेना इस चीज को। आपसे पूछा जा सकता है कि सर अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग हम कैसे मापें, तो अभिक्रिया का वेग आपको मापना है तो उसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? मोल लीटर सेकंड। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया जो है उसके वेग का मात्रक क्या होता है, उसके वेग की इकाई क्या होती है, मोल लीटर सेकंड। चलो इसके बाद आता है गुरुजी उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक की अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका समांगी और एक होता है विषमांगी। एक क्या होता है आपका, विषमांगी। नाम से ही समझ गए होंगे वैसे तो आप। समांगी, सम माने समान, अंगी यानी अंग। ऐसे उत्प्रेरक जिनके अंग क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अंग किससे समान होते हैं? याद रखना अभिक्रिया में दो ही तो होते हैं, एक तो होता है अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद। एक क्या होता है, उत्पाद। यदि अभिकारक मान के चलो ठोस है और उत्पाद भी क्या है, ठोस है, और कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक भी कैसा है, ठोस है, तीनों की अवस्थाएं यदि समान हैं तब तो वो कैसा कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। और यदि इन दोनों की अवस्थाओं से उत्प्रेरक अलग है तो वह उत्प्रेरक क्या कहलाएगा सर, विषमांगी कहलाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? उत्प्रेरक मुख्य रूप से मैंने बताया अभी आपको, मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर है एक तो, और भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने अभी आपको कितने बताए, दो। पहला कौन सा, समांगी, और दूसरा कौन सा, विषमांगी। अब ये जो आपके लिखावट है, लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको नोट्स टाइप में लिखवा दिए हैं जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने न पड़े। आप इनके साथ साथ इन नोट्सों को प्राप्त भी कर सकते हैं। क्लास तो आप देख ही रहे हो, इन क्लासों के अलावा ये नोट्स आपको मिलेंगे शिक्षा मंच के एप्लीकेशन में। शिक्षा मंच एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से आपको ये निःशुल्क नोट्स मिलेंगे। इनके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक के बाद में टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लास में, सॉरी एप्लीकेशन में मिलेंगे। और वो ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिनसे आप अपनी तैयारी का क्या कर सकते हो, निर्धारण कर सकते हो कि वास्तव में हाँ हमारी तैयारी जो है बहुत मस्त चल रही है, हमने अपना जो टॉपिक है वो कैसा कर लिया है, क्लियर कर लिया है। क्लियर है ना? चलो अब देखो, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, प्रोडक्ट, तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो वह क्या कहलाएगा, समांगी। बताओ, यह बात तो मैंने पहले ही समझा दी। सम माने समान, अंगी माने अंग। ऐसी चीज जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों के अंग समान हो, यानी कि तीनों की अवस्था कैसी हो, समान हो, तो वह 100% कैसा होगा, समांगी। अगर उनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं तो वो क्या कहलाएगा गुरुजी, विषमांगी कहलाएगा। बताओ पहचान पाओगे या नहीं? देखो, यदि अपन बात करते हैं मैथिल एसीटेट का जल अपघटन, देखो यहां पर अभिकारक, उत्प्रेरक क्या है, HCl, और उत्पाद सभी कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर ये जो HCl है ये कैसा है, समांगी उत्प्रेरक है। क्लियर है? यदि अपन बात करते हैं मैथिल एसीटेट का
अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर क्या है आपके छपी हुई है, देखो आप देख सकते हो। CH3COO प्लस H2O, यहाँ पर HCl आया, CH3COOH बना यानी कि एसिटिक एसिड बन गया, और CH3OH यानी कि मेथेनॉल बन गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है, इजी गोइंग, आप इस डायग्राम के माध्यम से इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखो, यदि अपन बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब हो गया SO2, और 2SO2 का ऑक्सीकरण मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर क्या मिल जाए, ईकरण मिल जाए, तो ईकरण का मतलब हमेशा याद रख लेना, इसका मतलब क्या है, जुड़ना। इसका मतलब क्या है, जुड़ना। और ईकरण लग रहा है किसमें, ऑक्सीजन में, यानी कि यहां पर क्या जुड़ेगी, O2, क्या जुड़ेगी, O2 जुड़ेगी। देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण यानी कि O2 जोड़ दी, तो यहां पर क्या बन गया, 2SO3, क्या बन गया, 2SO3। यहां पर NO जो है ये गैस के रूप में यहां पर उत्प्रेरक के रूप में काम आया। तो देखो यहां पर इस अभिक्रिया में सभी कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, 2SO3, SO3 जो है वो भी गैस है, O2 जो है वो भी गैस है, इसके अलावा क्या है, NO जो उत्प्रेरक के रूप में काम आया वह भी क्या है, गैस है भाई, वह भी क्या है, गैस है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। जब सभी एक ही अवस्था में हैं तो एक ही अवस्था में पाई जाने वाली सभी चीजें हैं तो 100% वह उत्प्रेरक कैसा होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा, विसमांगी नहीं होगा। क्लियर। चलो आगे यदि अपन बात करते हैं विसमांगी, मैंने आपको बताई दिया, डायरेक्ट आपको मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं गुरुजी, अलग अलग होती हैं, विषमांगी कहलाएगा। विषम है अंग जिसके, अलग अलग हैं अंग जिसके, यानी कि अलग अलग हैं अवस्थाएं जिसकी, क्या कहलाएगा, विषमांगी कहलाएगा। देखो एग्जाम्पल देखें, अमोनिया का निर्माण, इसे कहा जाता है हेबर प्रक्रम। याद रखना क्या कहा जाता है, हेबर प्रक्रम कहा जाता है। N2 गैस है, H2 गैस है, यहां पर NH3 गैस है, लेकिन यहां बात है किसकी, उत्प्रेरक की। यहां पर काम आने वाला Fe यानी कि जो आयरन है वह कैसी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। जब ये सभी गैस हैं और उत्प्रेरक ठोस है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इनकी अवस्थाएं समान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो उत्प्रेरक है वो कैसा उत्प्रेरक कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। देखो यहाँ क्रियाकारक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, जबकि उत्प्रेरक आयरन जो है वो कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो बताइए कैसे मान लें, जब इसके अंग ही अलग अलग हैं, जब ये क्या है, अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये कैसा है, समांगी, नहीं मानेंगे ना। कैसा हो गया, विषमांगी हो गया। अब चलते हैं आगे यदि हम बात करें तो देखो एक उदाहरण देखने को और मिलता है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। मैंने फिर कहा था शब्द क्या, ईकरण, और ईकरण किसका, हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब H2 क्या होगी, ईकरण का मतलब क्या है, जुड़ना। यहाँ पर H2 क्या होगी, जुड़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। देखो वनस्पति तेल जो है उसमें H2 जोड़ दी तो क्या बन गया सर जी, वनस्पति घी बन गया। लेकिन बात है उत्प्रेरक के रूप में क्या काम आया, निकेल काम में आया। और उत्प्रेरक के रूप में जो निकेल काम में आया है वह कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और ठोस अवस्था में होने के कारण यहाँ पर इन दोनों की क्या है स्थिति, देखो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन ये कैसा है, ठोस है। दोनों द्रव अवस्था में है, जबकि ये क्या है, लिक्विड अवस्था में, ये ठोस अवस्था में है। इसलिए यह भी कौन से उत्प्रेरक का उदाहरण माना जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण माना जाएगा। और याद रखना जब उत्प्रेरक विषमांगी है तो उत्प्रेरण भी कैसा होगा, विषमांगी ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये तो बात हो गई किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के सर, दो प्रकार के, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समान है अंग यानी कि अवस्थाएं समान हैं तो समांगी, अवस्थाएं समान नहीं है तो कैसा हो जाएगा, विषमांगी। अब यदि अपन बात करते हैं नॉर्मली तो याद रखना क्रिया के आधार पर
उत्प्रेरक को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? 4। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला आएगा कौन सा? धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा आएगा? धनात्मक। यानी कि जब गति को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, जब गति को क्या कर दे, जब ऐसा उत्प्रेरक जो गति को बढ़ा दे तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने वाला उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? धनात्मक। और अगर मैं यहीं पर कह दूं आपसे कि यदि उत्प्रेरक क्या कर देगा? कमी, तो वही उत्प्रेरक कैसा बन जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो 2KClO3 यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर MnO3 प्लस डेल्टा का मतलब है ऊर्जा, MnO3 प्लस ऊर्जा यहाँ पर अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2KCl और 3O2। अब देखो इसमें कैसा हो जाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। यानी कि MnO2 को यदि हम यहाँ पर मिलाते हैं तो इसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है। रिएक्शन की जो गति है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यह किसका काम करेगा सर? धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। क्लियर है? आगे देखो ऋणात्मक, वही चीज मैंने बता दिया आपको। जब गति क्या करा दे? कम करवा दे, वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले या घटाने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अपघटन, यानी कि H2O2 जो है ना, इसमें क्या मिला देंगे? ग्लिसरॉल। अगर हम मिला दें, क्या मिला दें? ग्लिसरॉल मिला देते हैं, तो यह ग्लिसरॉल जो है इसकी रिएक्शन की जो रेट है उसे क्या कर देता है? कम कर देता है। और कम करने की वजह से ही यह जो है यह कैसा उत्प्रेरक बन जाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अपघटन होगा तो यह जल और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। क्लियर है ना? तो ये अपघटन की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। ओके। अब यदि अपन बात करते हैं आगे देखो एक एग्जाम्पल और पढ़ो। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ईकरण यानी कि जुड़ना, जुड़ गया। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। याद रखना, इनके ये सूत्र है ना, ये सूत्र जरूर याद कर लेना। सूत्र याद रखने हैं आपको। जैसे ही नाम आ जाता है क्लोरोफॉर्म तो आपको याद रखना है CHCl3। क्लियर है ना? CHCl3 की रिएक्शन अगर हम O2 से कराते हैं और बीच में C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल, इसमें किसके रूप में काम आता है? इसमें काम आ जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो यह इसकी गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। और इसी वजह से यह कैसा माना जाता है? यह माना जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। जब इसमें C2H5OH मिलाया जाएगा तो इसकी गति कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और याद रखना, इससे COCl2 यानी कि इससे बनता है क्या? फॉस्जीन। क्या बनता है? फॉस्जीन बनता है। और याद रखना, फॉस्जीन जो है वो कैसी गैस है? विषैली गैस होती है। कैसी गैस होती है? विषैली गैस होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बनता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। भाई यहाँ पर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है ना? ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इनके सूत्र वगैरह इनको याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तीसरा जो है, पहला हुआ धनात्मक, दूसरा हुआ ऋणात्मक, तीसरा बनता है क्या? स्व उत्प्रेरक। तीसरा क्या होता है? स्वतः उत्प्रेरक यानी कि ऑटो कैटेलिस्ट। जब जो उत्पाद है ना, जो उत्पाद है, जो खुद प्रोडक्ट बना है, वो उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को या तो कम कर दे या तेज कर दे। यानी कि प्रोडक्ट ही गति बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट है वो खुद ही क्या बन जाएगा? उत्प्रेरक बन जाएगा। नाम से ही पता चल रहा होगा। स्वतः यानी कि स्वयं, स्वतः यानी कि अपने आप लिखो। स्वयं क्या? अपने आप। स्वतः का मतलब क्या होता है? अपने आप। और अपने आप कौन? अपने आप उत्पाद। जब उत्पाद अपने आप ही क्या कर लेगा? रिएक्शन की गति को बढ़ा देगा या कम कर देगा, वो चीज़ क्या कहलाएगी? तो ऐसी स्थिति में वो प्रोडक्ट कहलाएगा स्वतः उत्प्रेरक। और याद रखना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वतः उत्प्रेरण। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? चलो आगे देखो क्या हो रहा है।
एग्जाम्पल पढ़ा हमने स्वतः उत्प्रेरण का। किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अब अपन? स्वतः उत्प्रेरण का क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। एक चीज है एथिल एसीटेट, और इस एथिल एसीटेट का हम क्या करा रहे हैं? जल अपघटन करा रहे हैं। एथिल एसीटेट क्या होता है? CH3COO-C2H5। ये C2H5 है ना, यह है एथिल। ये क्या है? एथिल। और ये आगे वाला जो सिस्टम है, ये जुगाड़, इसको कहा जाता है एसीटेट। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? एथिल एसीटेट है। जल अपघटन, तो जल इसमें क्या किया? जोड़ दिया। अब जब इसमें जल जोड़ा तो CH3COOH बना। क्या बना? CH3COOH बना, और C2H5OH बना। अब बात आती है, सर CH3COOH क्या है? CH3COOH को कहा जाता है एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है सर? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और ये जो एसिटिक अम्ल है ना, ये स्वयं ही किसका कार्य करने लग जाता है? उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। ये CH3COOH खुद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, यानी कि जो यहाँ की जो गति है उसको कम ज़्यादा करने लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ CH3COOH जो है वो कैसा उत्प्रेरक होगा? स्वतः उत्प्रेरक होगा, और यह प्रक्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरण। समझ में आया कि नहीं? अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है पके फलों से एथिलीन गैस का उत्पादन भी कैसे होता है? अपने आप होता है। पके फलों से एथिलीन गैस का उत्पादन अपने आप होता है। इस वजह से यहाँ पर जो है फल पकने का कारण क्या होती है? एथिलीन गैस है, और पके हुए फल स्वयं भी क्या करते हैं? एथिलीन गैस मुक्त करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक क्या है? प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये स्थिति भी किसका एग्जाम्पल मानी जाती है? स्वतः उत्प्रेरण का एग्जाम्पल मानी जाती है। क्लियर है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं? चलो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन सभी के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? शिक्षा मंच एप्लीकेशन पर मिलेंगे। मैं एक चीज़ और रिपीट कर देता हूँ, इसके अलावा आपको अन्य क्लासेज भी देखनी है। जनरल साइंस के अलावा हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है, इसके अलावा हमारी हिंदी इंग्लिश की क्लास चल रही है, और हमारी 3 क्लास राजस्थान जीके की चल रही हैं, जिसमें कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी शामिल हैं। और इनके अलावा हमारी संडे टू संडे अब आपको मिलने वाली है करंट अफेयर्स। क्या मिलने वाली है? करंट अफेयर्स मिलने वाली है। तो आप अपने सभी दोस्तों को यह क्लासेस शेयर करें। याद रखना, ये क्लासेस आपके लिए एक पेपर में नहीं, एक परीक्षा में नहीं, हर परीक्षा में काम आने वाली हैं। इनका जो लेवल है वो ऐसा लेकर अपन नहीं चल रहे हैं कि हमें केवल फॉर्मेलिटी करनी है या आपके लिए नॉर्मली कराना है। मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आप किस प्रकार सिलेक्शन दे सकते हो, और सिलेक्शन देने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप टॉपिक पढ़ें और टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव लगाएं। मैं आपको टॉपिक यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, निःशुल्क पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव लगाने हैं टॉपिक वाइज, जहाँ आपको 100-200 प्रश्न मिलेंगे। जब आप ऐसा कर लोगे तो 100% आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर होंगे। क्लियर है ना? चलो अब यदि अपन बात करते हैं आगे, तो आगे क्या आता है? जैव उत्प्रेरक। चौथा टाइप है जैव उत्प्रेरक, यानी कि बायो कैटलिस्ट एंजाइम। प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की गति में परिवर्तन करने वाले, यानी कि प्राणियों के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं ना, अगर हमारी बॉडी में कोई समस्या हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को कम या ज़्यादा करने वाला कोई मैटर है, तो वह कहलाएगा जैव उत्प्रेरक। समझ में आया कि नहीं? ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक कहलाएंगे। हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम जैव उत्प्रेरक का ही क्या है? उदाहरण हैं। हमारी बॉडी में जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और हमारी बॉडी के जो एंजाइम हैं वही तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, अप और डाउन करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं वो सभी किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यदि अपन बात करते हैं एंजाइम विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो अलग अलग अभिक्रियाओं में गति में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? विशिष्ट क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अलग अलग अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो
यदि अपन बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक, क्या उत्प्रेरक को भी कोई बढ़ाता है क्या? ये सोचने वाली बात है। देखो उत्प्रेरक वर्धक यानी कि कैटालिस्टिक इंडक्टर या फिर प्रमोटर, वे सभी पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा कि गुरुजी उत्प्रेरक तो खुद है ही है, आग लगाने वाला सौदा है बेचारा। यानी कि सिंपल सी बात है, तुम्हारा और तुम्हारा मैटर है, मैं तो बस आग लगा दूंगा, आया छिड़का खुद गायब, खुद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो दूसरे का बिगड़ेगा। वो कौन है? उत्प्रेरक। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि उसकी क्षमताएं क्या हो जाती हैं? कम पड़ जाती हैं। जब उसकी क्षमताएं कम पड़ जाती हैं तो उसकी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड से और भी सपोर्ट देनी पड़ती है। तो वह सपोर्ट देने वाला यानी कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ाने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। जैसे अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि? हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है भाई? हैबर विधि है ना। इस हैबर विधि को याद रखना, N2 + 3H2, N2 + 3H2 यहाँ पर बन जाता है 2NH3। यहाँ पर Fe अथवा मोलिब्डेनम यानी कि जो आयरन है वह है, और मोलिब्डेनम यहाँ पर किसका कार्य करते हैं? ये यहाँ पर कार्य करते हैं उत्प्रेरक का। ठीक है, देखो यहाँ पर मोलिब्डेनम है ना, मोलिब्डेनम यहाँ पर मूल रूप से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है आयरन। अब आयरन बेचारा पड़ गया हल्का, आपने देखा कि यार काम तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, तो आपने आयरन को सहारा देने के लिए साइड से मिला दिया मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, और उत्प्रेरक क्या है? हमारा आयरन। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है। अतः यहाँ पर मोलिब्डेनम जो है वो यहाँ उत्प्रेरक वर्धक है, और उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है कौन? आयरन। क्लियर है? चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में, हमने वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण पढ़ा, बिल्कुल। इसमें निकिल और कॉपर, देखो वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, ईकरण यानी कि जुड़ना। वनस्पति घी यहाँ निकिल क्या बनेगा? हमारा उत्प्रेरक बनेगा। लेकिन निकिल चूंकि हल्का पड़ जाता है तो कॉपर उसको क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए कॉपर क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? अब ये तो कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यदि हम बात करते हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले भी तो होंगे, वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देंगे तो वो कहलाएंगे मंदक। देखो कैटलिस्ट इनहिबिटर, पॉइजन, उत्प्रेरक विष, इनको कहा जाता है उत्प्रेरक विष। यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उनको कहा जाता है कैटलिस्ट के लिए पॉइजन यानी कि उत्प्रेरक विष। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं सर जी? कम कर देते हैं। क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक विष यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाने वाला। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हैबर विधि आप कई बार पढ़ चुके हैं, 3-4 बार एग्जाम्पल अभी अभी में दे दिया मैंने। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो N2 और 3H2, यहाँ पर कौन है? Fe। इस अभिक्रिया में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस मिला दी जाए तो आयरन जो है वो उसकी क्रिया में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यानी कि Fe के साथ में हम क्या मिला दें? CO मिला दें। यदि CO को हमने मिला दिया Fe के साथ तो इसकी क्रिया यानी कि इसकी जो एक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए Fe के लिए CO किसका कार्य करती है? इस अभिक्रिया में मंदक का कार्य करती है, उत्प्रेरक विष का कार्य करती है। क्लियर है ना?
तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, हैबर विधि में कार्बन मोनोऑक्साइड किसका कार्य करती है? उत्प्रेरक विष का कार्य करती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? उत्प्रेरक की क्रिया को कम करने वाले, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ाने वाले। अगर पूछा जाए हैबर विधि में उत्प्रेरक विष का कार्य कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूछा जाए कि उत्प्रेरक वर्धक की बात करते हैं तो लास्ट मैंने एग्जांपल आपके लिए बताया था, उसमें मोलिब्डेनम किसका कार्य कर रहा था? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा था। ठीक है, चलो अब चलते हैं इससे आगे। आगे यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरफ तो क्या है? उत्प्रेरक, और एक तरफ क्या है? यूज यानी कि उपयोग। कौन से उत्प्रेरक का कहाँ पर हम उपयोग करते हैं? इस टेबल से आप क्या कर सकते हो? इजी गोइंग याद कर सकते हो। एफी, लोहे चूर्ण का मतलब हो गया एफी। एफी का यूज किस में करते हैं? हैबर विधि में, अमोनिया के उत्पादन में। ठीक है, प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं कहाँ पर? कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में। क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जाएगा, हैबर विधि की प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन में काम में लाया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? आपको आंसर देना है एफी चूर्ण यानी कि लोहे का चूर्ण। पूछा जाएगा संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में काम आने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? प्लेटिनम। पूछा जाएगा लेड चैम्बर प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में काम आने वाला या यूज किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? नाइट्रोजन चूर्ण। पूछा जाएगा वनस्पति तेल से कृत्रिम घी के उत्पादन में क्या यूज में लेते हैं? निकेल लेते हैं, या फिर प्लेटिनम लेते हैं, या फिर लेड लेते हैं। यदि अपन बात करते हैं गर्म एल्यूमिना, तो ईथर से शराब बनाने की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? गर्म एल्यूमिना। पूछ लिया जाएगा डीकन प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में क्या काम में आता है? क्यूप्रिक क्लोराइड काम में आता है। आपसे पूछा जाएगा पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में अपघटित करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? पेप्सिन। सिंपल है, यहाँ तो पेप्टाइड से ही याद कर सकते हो आप। आत्मे प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने के लिए इरेप्सिन। मानव लार में स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए टाइलिन। स्टार्च, माल्टोज, टाइलिन। याद रखना, ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी है। अब मैं बोल रहा हूँ, आपको रिपीट करना है जिससे ये अच्छे से आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। बताओ, हैबर विधि में अमोनिया बनाने के लिए लोहा, हैबर विधि में अमोनिया के लिए लोहा, संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए प्लेटिनम, संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए प्लेटिनम, लेड चैम्बर प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नाइट्रोजन, लेड चैम्बर प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नाइट्रोजन, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी के लिए निकेल, ईथर से शराब बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना, ईथर से शराब बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना, डेकन प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन गैस के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोरीन गैस के लिए क्लोराइड, क्लोरीन गैस के लिए क्लोराइड। बात पूछी जाए पेट में प्रोटीन से पेप्टाइड बनाना है तो पेप्सिन, आंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल जो है एसिड में अपघटित करना है तो एरेप्सिन। अगर पूछा जाए मानव लार में स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए टाइलिन, स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए टाइलिन। अब एक बार फिर से टिप टिप के बताएं, हैबर विधि में लोहा चूर्ण, हैबर विधि अमोनिया लोहा चूर्ण, कॉन्टैक्ट विधि यानी संपर्क विधि सल्फ्यूरिक एसिड प्लेटिनम चूर्ण, लेड चैम्बर विधि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन चूर्ण। तीन तो क्या हो गए आपके? चूर्ण हो गए। क्या हो गए? चूर्ण हो गए। हैबर के लिए कौन सा चूर्ण दे दिया? लोहे का। संपर्क किया तो कौन सा चूर्ण दे दिया? प्लेटिनम का दे दिया। और याद रखना लेड चैम्बर के लिए कौन सा चूर्ण दे दिया? नाइट्रोजन का दे दिया। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी के उत्पादन में निकेल काम में आता है। ईथर से शराब बनाने के लिए हमने गर्म एल्यूमिना काम में लिया, और डीकन प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन के उत्पादन के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड। याद रखना, पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए पेप्सिन। अगर पूछा जाए आंत में एमिनो एसिड में अपघटित करने के लिए, आंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने के लिए इरेप्सिन, मानव लार में स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए टाइलिन। क्लियर है ना? अब एक बार आप इनको बिना टी पे भी बोल लेना। आप बोलो हैबर के लिए कौन सा? लोहे का चूर्ण। कॉन्टैक्ट विधि में कौन सा? प्लेटिनम का चूर्ण।
लेड चैम्बर में किसका चूरन दे दिया, नाइट्रोजन का दे दिया। वनस्पति घी जो है, वनस्पति तेल जो है, उससे कृत्रिम घी बनाया तो निकाल लिया, वनस्पति घी से कृत्रिम घी कर लिया, निकाल लिया। ऐसे याद कर लेना, वनस्पति तेल से क्या कर लिया, कृत्रिम घी निकाल लिया, निकल। ईथर से शराब के लिए गर्म करेंगे, ईथर से शराब के लिए गर्म एल्यूमिना, याद रखना डीकन में लग रहा है क्लोरीन तो याद रखना क्लोराइड, और याद रखना पेप्टाइड है तो पेप्सिन। एमिनो एसिड में अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, अपघटित कर रहे हैं प्रोटीन को तो एरेप्सिन, और स्टार्च को माल्टोज में बदल रहे हैं तो टाइलिन। क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे। जहां तक मैं समझता हूं आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, मेरे साथ बार बार आपने बोला होगा तो 100% क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलो अब चलते हैं आगे। आगे देखो वही चीज है, एक साइड उत्प्रेरक है, दूसरी साइड प्रयोग है। जाइमेस, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल शराब में परिवर्तन के लिए जाइमेज। याद रखना स्टार्च से माल्टोज में कौन सा, डाइस्टेट। याद रखना सुक्रोज से सिरका में कौन सा, माइकोडर्मी। गन्ना से फ्रक्टोस और ग्लूकोज में परिवर्तन के लिए इन्वर्टेस। दूध से लैक्टिक एसिड के उत्पादन में लैक्टेज। याद रखना दूध से लैक्टिक एसिड के उत्पादन में कौन सा, लैक्टेज। क्लियर है ना। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल में जाइमेज, स्टार्च से माल्टोज में डाइस्टेस, सुक्रोज से सिरका में माइकोडर्मी, गन्ना के फ्रक्टोज से ग्लूकोज में इन्वर्टेस, दूध से लैक्टिक एसिड के लैक्टेस। ऐसे ही यदि अपन बात करते हैं आगे तो ये हमारे क्या हो गए, उत्प्रेरक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उत्प्रेरक के बाद अब हमारे जो बॉडी में हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और ये सभी किसका काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस वजह से इन्हें हम पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक या फिर एंजाइम। जैव उत्प्रेरक या फिर एंजाइम के नाम से पढ़ते हैं। क्लियर है ना। चलो अब यदि अपन बात करते हैं कि सर ये है क्या चीज, प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की गति में परिवर्तन करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को कहा जाता है बायोकैटेलिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक। क्लियर है। मैंने बताया प्राणियों के शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, उनको प्रभावित यदि कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जैव उत्प्रेरक कहलाएगा। यदि अपन बात करते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो किसका उदाहरण माने जाते हैं, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है ना। यदि अपन बात करते हैं यहीं एंजाइम विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहले ही पढ़ा है मैंने। ये एक विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। यदि अपन बात करें जो अलग अलग क्या करते हैं, अभिक्रियाओं की गति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। याद रखना सभी की अभिक्रियाएं फिक्स होती हैं। उत्प्रेरक ऐसा नहीं है कि कोई अभिक्रिया चल रही है कुछ भी डाल दिया परिवर्तन आ जाए ना, सभी के लिए क्या होते हैं, उत्प्रेरक फिक्स होते हैं। ऐसे ही इन सभी की भी क्या होती है, कोई ना कोई अभिक्रिया से टचअप रहता है इनका। ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं चूंकि एंजाइम की, तो एंजाइम कहाँ पर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। क्लियर है। चलो आगे यदि अपन बात करते हैं कि सर ये एंजाइम की खोज किसने की, वहां पर तो हमने पढ़ लिया कि उत्प्रेरक की खोज तो किसने की थी, वर्जिलियस। गुरुजी एंजाइम की खोज किसने की, तो एंजाइमों की खोज करने वाले महोदय थे पायन। कौन थे भाई, पायन। और पायन महोदय ने सन 1833 में एंजाइम की क्या कर दी, खोज कर दी इन्होंने। अब बात आती है नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर। एंजाइम नाम कोहने ने दिया। याद रखना एंजाइम की खोज करने वाला पायन था, लेकिन इसको नाम देने वाला कौन था, कोहने। कौन था भाई, कोहने। ये पायन को पाया 1833 में और कोहने ने इसको नाम दे दिया 1877 में। एंजाइम पाया किसको, पायन को। पाया किसको, पायन को पाया 1833 में। और याद रखना इसको नाम देने वाला था कोहने, और कोहने ने इसको नाम दे दिया 1877 में। यदि अपन बात करते हैं एंजाइमों के गुणों की, एंजाइमों के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, तो याद रखना एंजाइमों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो उनकी किसको,
क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। अब इनके जो कुछ गुण हैं ना, उनको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रमुख गुण ताप का प्रभाव है। इनका जो मेन गुण है ना, वो क्या है? ताप का प्रभाव। समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम पाया किसको? पाइन को 1833 में, और नाम दिया कोहने ने 1877 में। क्लियर है? बात करें इनकी विशिष्ट क्या होते हैं, गुण होते हैं, जिनमें सबसे मेन जो गुण है वो कौन सा है? ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब यदि अपन बात करते हैं आगे कि ये ताप का प्रभाव है क्या सर? ताप का प्रभाव है क्या? यदि हम बात करते हैं ताप का प्रभाव की, तो याद रखना अनुकूलतम ताप। एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए एक अनुकूलतम ताप की आवश्यकता है, जो सामान्यतः कितने से कितना होता है? 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम है ना, हमारी बॉडी के सभी एंजाइम ज़्यादातर जो हैं, उनके लिए टेम्परेचर जो है वो 25 से 37 के बीच में होना ज़रूरी है। 25 से कितने के बीच में? 37 के बीच में। यहाँ पर तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, इसके ऊपर या इसके नीचे इनकी सक्रियता में क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। क्लियर है ना? चलो अब बात करते हैं उच्च ताप का प्रभाव। ये तो मैंने बता दिया आपके लिए अनुकूलतम। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा कर देंगे ना, तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो जो एंजाइम है ना, वह काम ही नहीं कर पाएगा। उच्च ताप पर उनकी जो प्रोटीन संरचना है वो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। याद रखना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। ये बात हो गई ज़्यादा की। मैंने बताया था ना, ज़्यादा और कम पर दिक्कत आएगी। लेकिन इनके लिए फिक्स जो है वो एवरेज कितना है? 25 से लेकर 37। यदि अपन बात करते हैं गुरुजी ज़्यादा हो जाए तो, अनुकूल ताप तो बता दिया गुरुजी आपने, ज़्यादा हो जाए तो मैंने बता दिया 40 से ऊपर कर दोगे तो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं हमारे एंजाइमों में जो अधिक तापमान पर भी क्या करते हैं? काम करते हैं, तो उनको कहा जाता है अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाद। वो ऐसे हैं, गुण तो है भाई 40 से ऊपर काम नहीं करना, लेकिन वो कर रहे हैं तो फिर कर ही रहे हैं। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो उनको हमने किसकी श्रेणी में डाल दिया? एक्सेप्शन की श्रेणी में डाल दिया। यानी कि ये तो अपवाद हैं भाई, ये नियमों से परे हैं। अपवाद क्या होता है? नियमों से परे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहीं पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुरुजी एक आध अपवाद बता दो। थर्मस एक्विटिकस, जीवाणु से प्राप्त टीडीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। याद रखना, बात हम तो कर रहे थे भैया 40 सेंटीग्रेड की, ये तो 90 का निकला, 40 का डबल और डबल से भी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है? अपवाद की श्रेणी में आएगा, यह नॉर्मल की श्रेणी में नहीं आएगा। क्लियर है? अब यदि हम बात करते हैं आगे, तो आगे देखो एंजाइमों की क्रिया का ताला चाबी सिद्धांत। एंजाइमों की क्रिया का कौन सा सिद्धांत? ताला चाबी सिद्धांत। एंजाइमों की क्रिया का एक सिद्धांत होता है ताला चाबी सिद्धांत। हाँ भाई, अपन बात कर रहे थे ताला चाबी सिद्धांत की ना। ताला चाबी सिद्धांत क्या होता है? अब आप मेरे लिए एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है? एक ताला है, लॉक है। ये अगर लॉक है तो इसमें यहाँ पर क्या होगी? कोई ना कोई एक मैकेनिज्म बनी हुई होगी, और इस मैकेनिज्म के लिए, इस ताले को खोलने के लिए, जैसे अगर आपका ये ताला है, ये आपका क्या है? लॉक, तो यहाँ पर कोई मैकेनिज्म बनी हुई है। इस मैकेनिज्म से यहाँ पर यदि हम इसको लॉक करना चाहें या खोलना चाहें, तो इसके लिए क्या बनेगी? एक चाबी बनेगी फिक्स। क्या एक चाबी से सभी ताले खोले जा सकते हैं? नहीं खोले जा सकते। जैसे एक चाबी से सभी ताले नहीं खोले जा सकते ना, ऐसे ही प्रत्येक एंजाइम सभी जगह पर फिट नहीं होगा। तो यह सिद्धांत ही क्या कहलाता है? ताला चाबी सिद्धांत कहलाता है। जैसे ताले में जैसे सांचे बने हुए होते हैं ना,
इसे अगर एंजाइम के लिए विज्ञान की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है कैविटी। क्या कहा जाता है? कैविटी कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक एंजाइम में एक जगह होती है जो कैविटी कहलाती है, और यहाँ इस कैविटी में क्या होता है, यहाँ पर एक निश्चित शेप बनी होती है, यहाँ पर निश्चित आकृति बनी हुई होती है, और इस आकृति में एक फिक्स चीज ही जो यहाँ पर इस सांचे से मैच खाती हुई होगी वही यहाँ पर क्या कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है, और वह जो चीज है वह कहलाती है सबस्ट्रेट। क्या कहलाती है भाई? सबस्ट्रेट। और जो यहाँ पर रिएक्शन कर सकती है वही यहाँ पर आकर के क्रियाधार का कार्य करेगी, यानी कि सबस्ट्रेट का कार्य करेगी। अब बात आती है कि गुरुजी ये ताला चाबी सिद्धांत आपने दिया है या कोई और भी था? गुरुजी ताला चाबी सिद्धांत को देने वाले थे एमिल फिशर। ताला चाबी सिद्धांत को देने वाले कौन थे? एमिल फिशर थे। इन्होंने 1894 में दे दिया भाई साहब। 1894 में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दे दिया? ताला चाबी सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कह दिया कि भाई हमारी बॉडी में जितने भी हैं एंजाइम, ऐसा नहीं है कि सभी हर जगह पर मुंह मारते डोलें, ऐसा नहीं है। प्रत्येक एंजाइम में क्या होती है? कैविटी होती है, जगह होती है, और उसका एक निश्चित आकार होता है। उस आकार से मैच खाता हुआ सबस्टांस कोई आता है और वह सबस्ट्रेट के रूप में उससे कार्य करता है, वहां जाता है, वहां कुछ समय तक वो रुकता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर हमने चाबी लगा दी तो एक अलग से संरचना बनेगी। कुछ समय जब वो रुकेगा फिर बाद में क्या होता है, एंजाइम उस सबस्टांस को, यानी कि जो क्रिया कारक है, उसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और एंजाइम जैसा पहले था वैसे ही रूप में क्या चला जाता है, बाहर हो जाता है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा आगे और समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एंजाइम है, ये लॉक है, ठीक है, यहां इसमें क्या है, एक शेप बनी हुई है, आकृति, और ये हमारा है सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाकारक। ये हमारा क्या है? क्रियाकारक है, क्रियाकारक। अब मेरे लिए एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, इसका अगर ये जो आकृति है इस प्रकार, ये अगर यह इसकी शेप में मैच खा रही होगी तभी तो क्रिया करेगा। यहां इसकी शेप में मैच खा रही है तो यहां पर ये दोनों इस प्रकार इस आकृति में आ गए, ये लॉक की कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉक की कॉम्प्लेक्स। अब इस स्थिति में क्या है, अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले, मान के चलो एक एंजाइम की आकृति ऐसी है, वहां ये जो खाली जगह दिख रही है इसको कहा जाता है कैविटी, और इस कैविटी में क्या होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं। क्या होती है? एक्टिव साइट यानी कि सक्रिय समूह, ठीक है। और ये जो ऊपर से आ रहा है ये कहलाएगा क्रियाकारक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को क्या कहा जाता है? क्रियाकारक कहा जाता है। कुछ समय के लिए जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसी आकृति धारण कर लेगा, और ऐसी आकृति कुछ समय तक रहेगी, कुछ टाइम के लिए। जैसे ही एंजाइम अपना काम कर देता है और इसको, ये जो आया था क्रियाकारक, इसको किस में बदल देगा? उत्पाद में बदल देगा, और एंजाइम जैसा खुद था वैसी ही अवस्था में अलग हो जाएगा। तो यह प्रोसेस कहलाती है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत को देने वाले कौन थे भाई? एमिल फिशर। इन्होंने ताला चाबी सिद्धांत दिया कब? 1894 में। समझ में आया कि नहीं? अब इस बात से क्या प्रूफ हुआ? इस बात से यह साबित होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो फिक्स चीज़ों के लिए बने हुए, सभी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एंजाइम कहीं पर भी पड़ा हुआ है तो किसी से भी क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। अगर ऐसा हो जाता तो हमारी इस बॉडी में बहुत सारे एंजाइम हैं, वो कहीं पर भी मान के चलो एक जगह चला गया और किसी दूसरे से कर लिया तो धुआंधार शॉर्ट सर्किट होते रहते हमारे। सही है गलत है? तो इनके क्या है, फिक्स जगह हैं, उन्हीं जगहों पर ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। चलो आगे यदि अपन बात करते हैं तो इसकी क्रियाविधि, ताला चाबी सिद्धांत जो है ये तो हमने दे ही दिया। अब बात आती है कि सर इसकी क्रियाविधि क्या है। देखो एंजाइम उसी क्रियाधार से जुड़ता है जिसकी आकृति एंजाइम की, मैंने बताया था ना कैविटी, कैविटी क्या होती है, सक्रिय स्थल, जगह है ना, से मिलती जुलती हो। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक विशेष ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है। यही चीज तो मैंने बताई थी, सांचा जो है वो मैच खाएगा तभी तो जुड़ेगा। दूसरा, एंजाइम के सक्रिय समूह क्रियाधार के साथ जुड़कर एक अस्थायी संरचना बनाते हैं। मैंने बताया था ना, जब जुड़ जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो शेप बनती है, परमानेंट नहीं बनती, कुछ टाइम के लिए बनती है, और कुछ टाइम के बाद में जो हमारा वो था ना क्रियाधार, है ना, वह स्ट्रक्चर कहलाते क्रियाधार सम्मिश्र, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी को कहा जाता है ES कॉम्प्लेक्स।
इस ES कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद में फिर क्या होता है, इस क्रियाधार को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। और जैसे ही क्रियाधार को तो यानी जो रिएक्टेंट था वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और एंजाइम खुद कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है और क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह पूरी प्रोसेस किसकी है भाई, यह प्रोसेस हमारी किसकी है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की। ठीक है, अब देखो मैंने बताया एंजाइम ई, एंजाइम की क्रिया कराई इससे एस से, और ई और एस से करा दी, तो अगला क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स। देखो बीच में लिख रहा है ES कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था ना थोड़ी देर के लिए क्या बनती है, ये थोड़ी देर के लिए क्या बनती है, एक संरचना बनती है। ES कॉम्प्लेक्स बन गया, और ES कॉम्प्लेक्स के बाद में यहाँ पर E तो अलग हो जाएगा, फिर प्लस में P आ जाएगा, P फॉर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, E फॉर एंजाइम, एंजाइम वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, प्रोडक्ट बन जाएगा, S की जगह क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोसेस देखो यहाँ पर है, एंजाइम S ES कॉम्प्लेक्स बना, E फॉर एंजाइम P फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है। उत्प्रेरक और एंजाइमी प्रक्रिया के चरण, कि सर ये जो चरण है ना, इनमें कोई स्टेप बनती है क्या, बिल्कुल बनती है। देखो सबसे पहले क्रिया कारक का क्या होता है, विसरण होता है, यानी कि डिफ्यूजन होता है। क्रिया कारक का विसरण, देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम में शायद यहाँ पर निकल गया क्या, सबसे पहले क्रिया कारक होता है ना, उसका क्या होगा, विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा। रिएक्टेंट जो है वो क्या करता है, विसरण करता है। फिर अधिशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण कौन करता है, जो एंजाइम है वो इसका क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है। मैंने बताया था आपके लिए, सबस्टेंट अलग रहेगा, एंजाइम अलग रहेगा, अलग अलग हैं दोनों। सबसे पहले सबस्टेंट घूमता है, अब जो एंजाइम है उसने इसका क्या किया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, अधिशोषण कर लिया। इसके बाद में रसोषण, फिर इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होती है, वह क्या कहलाती है, रसोशोषण। क्लियर है ना। इसके बाद में इंटरमीडिएट का निर्माण, जो मैं बता रहा था ना, एंजाइम प्लस एस, ES कॉम्प्लेक्स जो है वह ES कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाती है इंटरमीडिएट। क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट। फिर ये क्या होता है, इंटरमीडिएट धीरे धीरे अलग होता है, वह कहलाता है विशोषण यानी कि डिसरप्शन। पहले तो एब्जॉर्ब किया एंजाइम ने, उसको अपने पास लिया, बाद में वह एंजाइम उसको क्या करता है, छोड़ता है, यह कहलाता है छोड़ना। एंजाइम द्वारा प्रोडक्ट के रूप में छोड़ना, ठीक है, धीरे धीरे छोड़ेगा वो। और बाद में उत्पाद अणुओं का विसरण, यानी कि ये हमारा क्या बन जाता है, फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है। यह प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी भाई। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, कंप्लीट प्रोसेस हो गई। और हमने अब कंप्लीट कर लिया क्या, उत्प्रेरक और एंजाइम। लेकिन अभी एंजाइम थोड़े से और बचे हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, देखते रहिए शिक्षा मंच, और ये नोट्स आपको फिर से मिलेंगे शिक्षा मंच एप्लीकेशन में। सभी के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं केशवदेव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था, किसके विषय में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंजाइम और उत्प्रेरक के विषय में। लास्ट में मैंने आपके लिए ताला चाबी सिद्धांत समझा दिया था। ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर उसकी प्रक्रिया समझा दी थी, और उस प्रक्रिया के बाद मैंने बताया था कि विशेष प्रकार के अब क्या पढ़ेंगे, अपन एंजाइम पढ़ेंगे, और उन एंजाइमों का अध्ययन हम इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा एंजाइम कौन सा आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा आता है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बात आती है कि सर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बीमारी है क्या। देखो सबसे पहले तो दो आदमी हुए, एक का नाम था टेमेन और दूसरे का नाम था बाल्टीमोर। पहला कौन सा, टेमेन, और दूसरा कौन सा, बाल्टीमोर।
बाल्टीमोर। ये टेमिन और बाल्टीमोर ने एक एंजाइम खोजा। क्या खोजा? एक एंजाइम खोजा, और उस एंजाइम का नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही क्यों रखा। एक प्रक्रिया होती है डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए, और एक होती है आरएनए से डीएनए बनाना। तो आरएनए से डीएनए बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये महोदय जो करते हैं ना, आरटी एंजाइम जो है ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसलिए ही इसका नाम रख दिया इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये बनाते हैं क्या? ये महोदय बनाते हैं आरएनए से डीएनए। ये आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसलिए इस एंजाइम का नाम रख दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। पूछा जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी कि आरटीई की खोज किसने की, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज करने वाले महोदय कौन थे? एक का नाम टेमिन और दूसरे का नाम बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने आरटी एंजाइम खोजा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम खोजा। अब बात आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम क्यों दिया? क्योंकि यह एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता था, और आरएनए से डीएनए बनाने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। समझ में आया कि नहीं आया? ये भाषा आप पढ़े तो पढ़ लेना, नहीं तो ये थोड़ा सा है, इसी से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि सर ये पाया किस में जाता है? याद रखना, या तो यह पाया जाएगा रेट्रोवायरस या पश्चिमी विषाणु, जैसे एग्जाम्पल पढ़े तो कोरोना वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस, इनमें पाया जाता है। जिनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भाई? आरएनए होता है। जिनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। ऐसे वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है ना, उनमें ही यह एंजाइम पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ये आपके क्या हो गए एग्जाम्पल। किसने खोज की? टेमिन और बाल्टीमोर ने। पूछा जाए क्या करता है? आरएनए से डीएनए बनाता है। पूछा जाए यह प्रोसेस क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। पूछा जाए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से इसका नाम क्या रख दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। आगे यदि हम बात करें तो अगला आपका आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या आता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसी को कहा जाता है डीएनए का चाकू। क्या कहा जाता है? डीएनए का चाकू कहा जाता है। जैसे आप अनन्नास याद करते हो ना, क्या याद करते हो? अनन्नास। ऐसे ही आप याद कर लेना अरबरनास। एक शब्द याद रखना, अरबरनास। याद रखना, आपने जैसे अनन्नास याद किया वैसे अरबरनास याद कर लिया, तो आपने याद कर लिए इसके खोजकर्ता। क्या याद कर लिए? इसके खोजकर्ता याद कर लिए। याद रखना, अर से बन जाएगा अरबर, अर से क्या बन जाएगा? अरबर। क्या बन गया? अरबर। और बर से आपका बन जाएगा बर्नर, बर से आपका क्या बन जाएगा? बर्नर। ना से आपका बन जाएगा नाथन्स, ना से आपका बन जाएगा नाथन्स, और सा से आपका बन जाएगा स्मिथ, सा से आपका क्या बन जाएगा? स्मिथ। समझ में आया कि नहीं आया? अरबरनास अगर आपने याद कर लिया तो याद कर लिए आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के खोजकर्ता। और खोजकर्ता कितने? 4। याद कैसे करेंगे? अरबरनास से, अर से बन गया अरबर, बर से बन गया वर्नर, ना से बन गया नाथन्स, और सा से बन गया स्मिथ। क्लियर है? जैसे अनन्नास वैसे ही अरबरनास। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब चलते हैं आगे। देखो, इसको कहा जाता है डीएनए का चाकू या फिर आणविक कैंची। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों से क्या कर देता है?
काट देता है। याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? डीएनए का चाकू कहा जाता है। इसे डीएनए की क्या कहा जाता है? कैंची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए की कैंची कहा जाता है। क्यों? कैंची और चाकू क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। अब किसको काट रहे हैं यहाँ? डीएनए को। तो ये डीएनए को काटता है, इसलिए इसको बोल दिया डीएनए की कैंची। क्लियर? चलो, अब यदि अपन बात करते हैं इसकी खोज, तो मैंने आपको बताई थी 4 लोग हैं जिन्होंने इसकी खोज की, जैसे अनन्नास वैसे ही अरबरनास। ओके, अब बात करते हैं, ये तो बात इसकी हो गई, लेकिन जैसे ये डीएनए को काटता है ना, वैसे ही कुछ एंजाइम डीएनए को जोड़ते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे एक आपका आता है लाइगेज। कौन सा आता है? लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए की खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को टुकड़ों में काटने का काम करता है। इसलिए एंडोन्यूक्लियस को हमने कह दिया क्या? डीएनए का चाकू। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब यदि अपन बात करते हैं, यदि हम बात करें तो एक वायरस है भाई। क्या है? एक वायरस, थर्मस एक्वाटिक्स। कौन सा? थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस वायरस। इस थर्मस एक्वाटिकस वायरस से हमने क्या प्राप्त किया? इस थर्मस एक्वाटिकस वायरस से हमने ये डीएनए प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? डीएनए। इसीलिए इसे कहा जाता है TAQ। ये लिख रहे हैं TAQ का मतलब ही ये थर्मस एक्वाटिकस। इससे हमने डीएनए पॉलीमरेज एवं पीसीआर ये प्राप्त किया। और यहाँ पर ये जो पॉलीमरेज और पीसीआर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एक तरीके से यहाँ पर एंजाइम है ना। देखो, यह एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और यह मैंने अभी आपको अपवाद की श्रेणी में पढ़ाया था कि जैसे एंजाइम जो हैं वो 40 डिग्री से ऊपर अपने जो वर्किंग है वो ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, काम नहीं कर पाते। लेकिन ये महोदय 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग कम समय में डीएनए की करोड़ों कॉपी बनाने वाली पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? पीसीआर में किया जाता है, यानी कि डीएनए की कॉपी कराने में किया जाता है। यदि अपन बात करते हैं, याद रखना ये चीज़ें, ये पीसीआर का पूरा नाम याद रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे यदि हम बात करते हैं, पीसीआर तकनीक का उपयोग किस में करते हैं? एड्स जो बीमारी है ना उसमें करते हैं। कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस की जांच में भी किसका उपयोग किया जाता है? पीसीआर का उपयोग किया जाता है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, वही चीज़ मैंने बताई थी, सबस्ट्रेट। और ये सबस्ट्रेट के बाद ये एंजाइम का क्या है? देखो, ये सांचा है। ये क्या है? इसका सांचा। इसको कह दिया हमने कैविटी। क्या कह दिया? कैविटी। यहाँ पर सक्रिय स्थल कह सकते हैं इसको। देखो, इसी के सांचे जैसी ये है, तो ये हो गई क्या? सबस्ट्रेट। ये जब यहाँ पर आ जाएगी तो ये क्या बनेगी? इनकी ES कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना? इसका ES कॉम्प्लेक्स। और जब बाद में इन्होंने क्रिया कर ली तो एंजाइम तो जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन इसने ये क्या बना दिए? प्रोडक्ट बना दिए। ये भी प्रोडक्ट है और ये भी क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर है ना? तो ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। आगे यदि अपन बात करते हैं तो विभिन्न एंजाइमों की क्रियाओं की सूची हमने यहाँ पर क्या कर दी है? लिख दी है। यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल में आपको क्या करना है? केवल पढ़ने हैं और वो याद करने हैं। उनको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर की दृष्टि से वो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अपन बात करें, यहाँ पर एंजाइम लिखा हुआ है, जैसे यूरिएज। पहला एंजाइम कौन सा है भाई? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम में सबस्ट्रेट क्या होता है? यूरिया। और यदि अपन बात करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है? अमोनिया प्लस CO2। और यहाँ पर क्या होता है? यूरिया का अपघटन। ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम में क्रियाधार क्या होता है? प्रोटीन, यानी कि सबस्ट्रेट क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन से प्रोटियोज और पेप्टोन्स
दो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर इससे पेट में प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। याद रखना एक एंजाइम होता है रेनिन, रेनिन के में क्रियाधार क्या होता है, दूध की प्रोटीन। क्लियर है। यदि अपन बात करें प्रोडक्ट बनेगा सी पैराकेसिनेट। यदि हम बात करें तो ये काम क्या करता है, दूध को दही में बदलने का। यदि हम बात करते हैं एंजाइम आता है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, बसा इसमें क्या होती है, बसा बेस बनती है, आधार बनती है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, और इससे बसा का लाइपेज से क्या होता है, बसा का पाचन करने में कौन सा आता है, लाइपेज। आप इनके विवरण को पढ़ सकते हैं। यूरिया के अपघटन में कौन सा काम में आता है, यूरिएज। पेट में प्रोटीन के पाचन में कौन सा काम में आता है, पेप्सिन। ये बीच वाले आपके पेपर की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल क्या याद रखना है, विवरण। और ये याद रखना दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा काम में आता है, रेनिन। पूछा जाए कि वसा का पाचन करने के लिए कौन सा काम में आता है, लाइपेज। पूछा जाए कि माल्टोज का अपघटन करने के लिए कौन सा काम में आता है, माल्टेज। पूछा जाए सुक्रोज का अपघटन करने के लिए सुक्रेज या इन्वर्टेज। पूछा जाए दूध से लैक्टिक एसिड का निर्माण करने के लिए लैक्टेज। और पूछा जाए आंत में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में अपघटन करने के लिए एरेप्सिन। कौन सा काम में आता है, एरेप्सिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरिया के अपघटन के लिए यूरिएज, पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, दूध को दही में बदलने के लिए रेनिन, याद रखना वसा के पाचन के लिए लाइपेज, माल्टोज के अपघटन के लिए माल्टेज, सुक्रोज के अपघटन के लिए सुक्रेज या इन्वर्टेज, और यदि दूध से लैक्टिक एसिड का उत्पादन कर रहे हैं तो लैक्टेज, और यदि आंत में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में अपघटन कर रहे हैं तो एरेप्सिन। क्लियर है। ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे यदि अपन बात करते हैं तो आगे प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा, ट्रिप्सिन। मानव लार में स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा, स्टार्च के लिए टाइलिन। स्टार्च के लिए क्या, टाइलिन। स्टार्च के लिए टाइलिन या एमाइलेज, ये दोनों काम में आएंगे। और इनसे बनता क्या है भाई, माल्टोज बनता है। क्या बनता है, माल्टोज। ग्लूकोज के किण्वन में यदि इस ग्लूकोज का हम क्या करना चाहते हैं, किण्वन करना चाहते हैं, तो जाइमेज एंजाइम जो है वो काम आता है, और जिससे क्या बनता है, एथिल एल्कोहल यानी कि शराब बनता है। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन डायस्टेट से भी हो जाता है। स्टार्च का माल्टोज में किससे हो जाएगा, डायस्टेट। यदि बात करते हैं सुक्रोज जो है, सुक्रोज से सिरका बनाना चाहते हैं तो माइकोडर्मी एसीटी। सुक्रोज से क्या बनाना चाहते हैं, सिरका बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा सर जी, माइकोडर्मी एसीटी। यदि हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय करना चाहते हैं तो एंट्रोकाइनेज, इसमें आधार बनेगा क्या, ट्रिप्सिनोजेन। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्रिप्सिन। ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ट्रिप्सिन यहाँ पर लिख रहा है सक्रिय अवस्था। चलो यदि अपन बात करते हैं आगे, लास्ट में कुछ नहीं है। इस प्रकार हमारे जो एंजाइम हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, और ये हमारा एंजाइम और उत्प्रेरक टॉपिक क्या हो गया, 100% कंप्लीट हुआ। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी रहेगी तत्व यौगिक और मिश्रण। ठीक है। सभी के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, जय हिंद।